स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके जीनियस पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लूसेंट जीके का फुल कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री चल रहा है हमारे चैनल पर। इसमें आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी PDF डाउनलोड करनी है या फिर कोई भी नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वीडियो में सिंधु सभ्यता के नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपका उसको देख लेना चाहिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम ये वीडियो सीरीज़ पूरी एंड तक कंटिन्यू करेंगे। पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर बाकी के जो आगे सब्जेक्ट्स आते हैं लूसेंट जीके के हिसाब से उनको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वैदिक सभ्यता। फ्रेंड्स, पहले हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे और कुछ फिर आगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को 1500 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। यानी कि जो वैदिक काल का युग माना गया है वो है 1500 से 600 ईसा पूर्व। और इन्हें भी वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऋग्वेदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, ऐसा करने का एक कारण भी है, क्योंकि जो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो लोग रहते थे उनके विचारों में काफ़ी बदलाव आए थे। यानी कि ऋग्वेदिक काल के लोग के विचार और उत्तर वैदिक काल के लोगों के जो विचार थे वो काफ़ी अलग अलग थे। इसलिए वैदिक काल को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। तो पहले हम कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर उत्तर ऋग्वेदिक काल को पढ़ेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल को और उनसे रिलेटेड फिर एंड में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं, आर्यों ने वैदिक सभ्यता बसाई थी। यानी कि जो वैदिक काल के लोग थे वो आर्य थे। अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था मैक्स मूलर के हिसाब से। फ्रेंड्स, मैक्स मूलर एक हिस्टोरियन हैं, उनके हिसाब से आर्य जो आए थे वो मिडिल एशिया से आए थे। यानी कि मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का उनका मूल निवास स्थान था। जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। फ्रेंड्स, लूसेंट में दो सभ्यताएं दे रखी हैं। पहली है सिंधु सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद में किसी भी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल जो है वो पूरा ऋग्वेद से लिया, ऋग्वेद को पढ़ के समझा गया है। यानी कि जो चार वेद हैं हमारे, उनमें से एक है ऋग्वेद। उसे पढ़ के ही ऋग्वेदिक काल को समझा गया है कि उस ऋग्वेद काल में क्या होता रहता होगा। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। यानी कि न्याय करने का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो राजा ही होता था। और राजा को सलाह देने के लिए दो संस्थाएं होती थी। पहली संस्था सभा, दूसरी संस्था समिति। फ्रेंड्स, पहली सभा संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी। यानी कि जो सभा थी वो संभ्रांत लोगों की संस्था थी। यानी कि जो राजा के मुख्य अधिकारी या लोग होते थे केवल वही उसमें भाग ले सकते थे। समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। यानी कि समिति में कोई भी भाग ले सकता था, सामान्य जनता भी भाग ले सकती थी। समिति का अध्यक्ष जो होता था उसका नाम होता था ईशान, उसे ईशान के नाम से जाना जाता था। और जब युद्ध करते थे तो युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, युद्ध की ऋग्वेद में युद्ध की जगह पर गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है युद्ध करना। और गविष्टि शब्द का अर्थ है गायों की खोज। यानी कि जो ऋग्वेदिक काल में जो युद्ध होते थे उनका मुख्य मकसद होता था गायों की खोज। यानी कि गाय इकट्ठा करना ढूंढकर, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय होता था वो होता था पशुपालन। ये हम आगे पढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है काफ़ी, दसराग युद्ध वाला। दसराग युद्ध परुष्णी नदी के किनारे पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। फ्रेंड्स, परुष्णी नदी को अब मॉडर्न नेम रावी नदी हो गया है। दसराग युग ये किस मंडल में है ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका उल्लेख किस मंडल में दे रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट मंडल्स हैं उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दसराग युद्ध में सुदास नाम के राजा की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वेदिक समाज चार वर्णों में बटा हुआ था। यानी कि चार वर्णों में विभाजित था। जो जातियां धर्म हम आज देखते हैं वो ऋग्वेदिक काल से ही चली आ रही हैं, लेकिन ऋग्वेदिक काल में केवल चार तरह की धर्म या जातियां होती थीं। पहला होता था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो ये चार जातियां बटी हुई थी ऋग्वेदिक काल में।
ऋग्वेद में यह विभाजन कर्म पर आधारित होते थे, यानी कि जो जैसा कर्म करता था वो उसी जाति से होता था, यानी कि आप किस युग किस कुल में पैदा होते हैं इस पर निर्भर नहीं करता था, आपके कर्मों पर निर्भर करता था। फ्रेंड्स, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें आपने सुना होगा कई बार इस वाक्य का प्रयोग किया गया है कि कोई भी जन्म से क्षत्रिय नहीं होता, यानी कि इसका मतलब अगर आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्षत्रिय हो गए, आपको क्षत्रियों जैसे काम भी करने पड़ेंगे तभी आप क्षत्रिय कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि ऋग्वेद में यह विभाजन जो होता था वो कर्म के आधार पर होता था, जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपका वर्ण में विभाजित कर दिया जाएगा। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं, यानी कि ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां जो थीं वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। एक स्त्री हैं गार्गी, जो कि काफ़ी विद्वान विद्वान स्त्री थी या विदुषी बोल सकते हैं। उन्होंने याज्ञवल्क्य को डिबेट यानी कि डिबेट की चुनौती दी थी, वाद विवाद की चुनौती दी थी। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ होता था वो सोमरस होता था। फ्रेंड्स, सोमरस का भी उल्लेख एक मंडल में किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि सोमरस का उल्लेख किस मंडल में है, तो हम ये भी आगे डिस्कस करेंगे। और महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, यानी कि जो भारत में एटॉमिक डेवलपमेंट हुई है उसका जनक महर्षि कणाद को माना जाता है। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यापार पशुपालन होता था। तो जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो युद्ध करते थे उसका मेन मकसद होता था, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य होता था गायों की खोज करना। तो वही उनका मुख्य व्यापार भी था। ऋग्वेदिक काल में उत्तर वैदिक काल में व्यापार जो था वो बदल गया था, मुख्य व्यवसाय जो था वो बदल गया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्यों का प्रिय पशु, ये यहाँ पर पशु में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। ऋग्वेदिक काल में आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे, जो कि उत्तर वैदिक काल में बदल गए, यानी कि ऋग्वेदिक काल में इंद्र को बहुत मान्यताएं दी जाती थी, यानी बहुत पूजा जाता था। इंद्र जो थे वो बारिश के देवता माना जाता है इनको, इसलिए इनको पूजा जाता था। आर्यों ने लोहे की खोज की थी, यानी कि जो आर्य समाज के लोग थे उन्होंने लोहे की खोज की थी और इसे श्याम अयस्क कहा जाता था। फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तो क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता है कि लोहे की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर हो जाता है आर्य। और लोहे को क्या कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में, तो उसका में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोहित अयस्क को टिक कराते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए कि लोहे की खोज, अगर लोहे के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें लोहित नहीं आएगा, अलग आएगा, यानी कि श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी गई है, यानी कि सरस्वती जो नदी है वो सबसे पवित्र मानी गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है, यानी कि जो सिंधु नदी है, सिंधु सिंधु सभ्यता जिसके किनारे बसी थी, उसका उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है। फ्रेंड्स, अब कुछ ये इंपॉर्टेंट टेबल्स देख लेते हैं। उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 बताई गई है वेदों के अनुसार। महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांग, जो वेद को समझने के लिए वेदांग लिखे गए हैं, उनकी संख्या 6 है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक मंडल और उनमें मिले उल्लेख या फिर उनके उल्लेख, यानी किस मंडल में किस चीज़ का उल्लेख है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में काफ़ी मंडल हैं, लेकिन जो लूसेंट के हिसाब से हैं वो लूसेंट में 5 मंडल डिस्कस किए गए हैं, तो हम केवल 5 मंडलों पर ही अपना फोकस करेंगे। तो पहला है तीसरा मंडल, यानी कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, यानी तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र मुनि ने, यानी गुरु विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा था। अब आते हैं 7वें मंडल पर, जिसमें दशराग्य युद्ध, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी, उसका वर्णन 7वें मंडल में किया गया है। 8वें मंडल में है खिल का वर्णन। खिल को हस्तलिखित रचनाएं बोल सकते हैं, यानी कि हाथ से लिखी हुई कहानियाँ, इनका वर्णन 8वें मंडल में है। 9वें मंडल में देवता सोम को समर्पित है, यानी देवता सोम का वर्णन मिलता है 9वें मंडल में। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सोमरस जो था उनका वो मुख्य पेय पदार्थ था, तो उसी को देखते हुए उन्होंने सोमरस का देवता सोम को माना जाता था, तो 9वां मंडल उन्हीं को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, यानी कि समाज के 4 वर्गों का वर्णन है, यानी कि जो समाज के 4 वर्ग बटे हुए थे ऋग्वेद में, उनका वर्णन जो है 10वें मंडल में मिलता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार।
तो कुछ जो दर्शन है और उनके प्रवर्तक, फ्रेंड्स उसको ऐसे समझ सकते हैं, दर्शन को आप एक संस्था या फिर एक बुक के रूप में समझ सकते हैं और प्रवर्तक को उनके राइटर के रूप में समझ सकते हैं। तो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे चारवाक ऋषि, योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। ये काफ़ी आसान रहेगा आज के टाइम पर, इसको याद करना। योग दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो पतंजलि थे। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। पूर्व मीमांस के प्रवर्तक थे जैमिनी। उत्तर मीमांस के प्रवर्तक थे बादरायण ऋषि। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद ऋषि। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल की ओर। तो कुछ उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे इनसे। उत्तर ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आगे की ओर। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर रहे हैं। केवल वही पॉइंट हैं जो आपको नंबर दिलाने वाले हैं एग्जाम्स में, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट है वर्ड कर्म की बजाय या वर्ग कर्म की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। यानी कि जैसे कि हमने पीछे समझा था कि जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता, जैसे कर्म करोगे वैसा वर्ण मिलेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं, अगर आप क्षत्रिय के कुल में पैदा हुए हैं तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, कर्मों से आपके डिसाइड नहीं होगा कि आप कौन हैं। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो थे वो कर्म की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। और गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। यानी कि जैसे कि आज के समय में होता है कि तुम्हारा गोत्र, आपका कुछ गोत्र होगा, मेरा कुछ गोत्र है, तो उस संस्था का जो जन्म हुआ था यानी कि उस समय वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। यानी कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, तो उसमें क्वेश्चन में बच्चे इंद्र टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। वो ऋग्वेदिक काल में थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे। राजा के राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। यानी कि राजसूय यज्ञ का परंपरा चलाई गई थी उत्तर वैदिक काल में। हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और जो इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ये मंडको उपनिषद से लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। शाक्य, ये गलत हो गया यहाँ पर, शाक्य दर्शन जो कि कपिल मुनि द्वारा लिखा गया है। शाक्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 हैं। यानी कि जो मूल तत्व हैं जिनसे सब कुछ बना है वो 25 हैं, जिसमें से पहला तत्व है प्रकृति। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ऋषि ने की थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र किसने लिखा था और किसको समर्पित है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट्स में बताना है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को आर्य बनाना, यानी कि धर्म परिवर्तन कराना। अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो उस समय गायत्री मंत्र का उपयोग किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर से मिला है। ये यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, इसके लिए सॉरी। कौशाम्बी नगर में किया गया था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किया गया था। फ्रेंड्स कन्फ्यूजन हो सकती है कि अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता में जाएंगे तो उसके घर पक्की ईंटों से ही बने होते थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने हुए थे, तो उसमें 4 ऑप्शन में से ईंट सही होता है। तो उत्तर वैदिक काल में जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था वो पहली बार कौशाम्बी नगर में किया गया था। फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल के सबसे 2 महाकाव्य हैं। पहला है महाभारत, दूसरा है रामायण। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा लिखा गया है महाभारत में, तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हो जाता है। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ऋषि ने की थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स यहीं पर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ा है तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, फिर क्वेश्चन करिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चंस का उत्तर सही देंगे अगर आपने ये वीडियो ढंग से ध्यान से पढ़ा है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है,
प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की जानकारी किस वेद में है, यानी प्राचीन वैदिक जो काल है उस की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन है ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मंडलों से रिलेटेड क्वेश्चंस ये आपको सारे आने चाहिए। किस मंडल में क्या है और कौन सा युद्ध कहाँ लड़ा गया है या फिर किसने क्या किया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मंडलों से रिलेटेड। तो दो दसराग युद्ध कहाँ लड़ा गया था आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ए गंगा, बी रावी, सी कावेरी, डी परुष्णी। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है डी परुष्णी नदी। परुष्णी नदी का अब नाम रावी नदी हो गया है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में परुष्णी और रावी दोनों मिल जाते हैं तो आपको परुष्णी करना है, लेकिन परुष्णी नदी नहीं मिलकर रावी मिल जाता है और परुष्णी की जगह कोई और ऑप्शन होता है तो आप रावी पे टिक कर देंगे। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये दोनों ऑप्शन इंक्लूड करे हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है। तो मंडलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जितने भी हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 10वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी तीसरा मंडल। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है तीसरे क्वेश्चन का सी 9वां मंडल, यानी कि जो 9वां मंडल है वो देवता सोम को समर्पित है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कौन से मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। शूद्र जो 4 वर्गों में विभाजित था, उत्तर वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल ही पूरा का पूरा, वो 4 वर्गों में विभाजित था, उनमें से एक था शूद्र। तो उसका उल्लेख किस मंडल में मिलता है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं ए 7वां मंडल, बी 10वां मंडल, सी 9वां मंडल या डी तीसरा मंडल। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है बी 10वां मंडल, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है तो उसमें से शूद्र भी आ जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 10वां मंडल। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ लिया गया है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय। तो आपका ऑप्शन है ए पशुपालन, बी कृषि, सी शिक्षा, डी व्यापार। तो अभी हमने ये पॉइंट्स में डिस्कस भी किया है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने वीडियो ढंग से देखा है। तो इसका सही ऑप्शन है ए पशुपालन, यानी कि जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पुराणों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इनमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है ए 19, बी 18, सी 20 या डी 108। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है 6वें क्वेश्चन का बी 18, यानी कि जो टोटल पुराण लिखे गए हैं वो 18 हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी, यानी गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने करी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है पीछे, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने सही से वीडियो देखा है। तो पहला ऑप्शन है ए विश्वामित्र, बी वशिष्ठ, सी इंद्र, डी परीक्षित। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ए विश्वामित्र, यानी कि विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना करी थी। अब अगला क्वेश्चन है 8, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक चर्चित नदी कौन सी थी। तो फ्रेंड्स ये नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाती हैं और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक चर्चित नदी कौन सी थी, यानी कि सर्वाधिक बार जिस नदी का उल्लेख किया गया है वो नदी कौन सी थी। तो फ्रेंड्स इसके आपके ऑप्शंस हैं ए सिंधु, बी सरस्वती नदी, सी गंगा, डी यमुना। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ए सिंधु। फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक चर्चित नदी कौन सी थी, यानी कि ऋग्वेद में जिस नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख है उसका पूछ रहा है। तो सर्वाधिक उल्लेख जिस नदी का है वो सिंधु नदी है, लेकिन अगर सबसे पवित्र नदी पूछे तो वो हो जाएगी सरस्वती नदी, यानी सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। और सर्वाधिक बार जिस नदी का उल्लेख है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, वो है सिंधु नदी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। तो ये जो दर्शन है और उनके प्रवर्तक हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारे आपको आने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपका पहला ऑप्शन है ए चारवाक, बी गौतम ने, सी कपिल और डी जैमिनी। तो पूछ रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी गौतम, यानी कि गौतम ऋषि जो है वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। आगे पूछ रहा है 10वें क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इसका तो सीधे ऑप्शन हो जाएगा ए पतंजलि, यानी पतंजलि ऋषि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। तो चलिए
अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है? यानी कि इंडिया में जो एटॉमिक पावर है उसका जनक किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शंस हैं, ए कपिल मुनि, बी महर्षि कणाद, सी गौतम, डी पतंजलि मुनि यानी ऋषि पतंजलि को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा महर्षि कणाद। तो फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है उत्तर वैदिक काल, इसमें वैदिक काल नहीं पूछा गया, ना ही ऋग्वेदिक काल पूछा गया है। तो अभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे। 12 का ए ऑप्शन है इंद्र, सी शिव, सी पशुपति, डी देवता सोम। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है सी पशुपति, सी पशुपति। जी हाँ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पशुपति, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो प्रिय देवता थे वो पशुपति थे। अगर हम बात करें ऋग्वेदिक काल की तो उसका सही ऑप्शन होता इंद्र, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उत्तर वैदिक काल ना कि ऋग्वेदिक काल, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि ऋग्वेदिक काल में कौन थे और उत्तर वैदिक काल में कौन है। तो ऋग्वेदिक काल में थे देवता इंद्र और उत्तर वैदिक काल में है पशुपति। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेदांत सूत्र की रचना किसने करी है? तो पहला ऑप्शन है आपका विश्वामित्र, दूसरा ऑप्शन है भारद्वाज, तीसरा कपिल और चौथा ऑप्शन बादरायण ऋषि। तो ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट पॉइंट था इस वीडियो का, नोट्स का। तो इसका सही ऑप्शन है डी बादरायण ऋषि ने, यानी वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ऋषि ने करी है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा लिखा गया है विश्व में? पहला ऑप्शन है ए रामायण, बी बाइबल, सी महाभारत और डी कुरान। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है सी महाभारत। ये अभी हमने पॉइंट्स में भी डिस्कस किया था, सबसे बड़ा जो काव्य है विश्व का वो महाभारत है। तो चलिए अगले 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो फ्रेंड्स इस मंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 9वां मंडल, दूसरा ऑप्शन 10वां मंडल, तीसरा ऑप्शन 7वां मंडल और चौथा ऑप्शन 8वां मंडल। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15th का डी 8वां मंडल, यानी कि जो हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन मिलता है वो हमें 8वें मंडल से मिलता है। फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ये हमने अपने पॉइंट्स में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन पॉइंट है, सबको पता होता है इसका आंसर, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसके पहला ऑप्शन है ए 1017 सूत्र, सूक्त और बी 1028, सी 1128, डी 1117। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है 16th का तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है 16th का बी, यानी कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो फ्रेंड्स में पूछा गया है सबसे पुराना पुराण कौन सा है, यानी आपको पुराण से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर लेने हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं सारे जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, स्टेट किसी भी स्टेट की पुलिस का एग्ज़ाम हो, या अन्य किसी सर्विस का एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, तो उनमें ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी शिव पुराण। तो फ्रेंड्स का सही ऑप्शन है मत्स्य पुराण, यानी कि सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य लोहे को क्या कहते थे? यानी कि आर्यों ने जिस धातु की खोज की थी, एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है, वो है उसका आंसर हो जाएगा लोहा। और फिर क्वेश्चन बनता है कि आर्य लोहे को क्या कहते थे? तो पहला ऑप्शन है लोहित अयस्क, दूसरा ऑप्शन है श्याम अयस्क, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है अयस्क। तो हमने ये पॉइंट्स में डिस्कस किया था, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किए थे उनमें कि आर्य लोहे को श्याम अयस्क कहते थे। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि लोहित अयस्क तो ये है, तो फिर से लोहित अयस्क क्यों नहीं कहते थे? तो वो उनकी कुछ वो रही होगी
उनके मन के ऊपर है कि उन्होंने क्यों लोहे को श्याम अयस्क कहा, क्योंकि भाषा संस्कृत बोली जाती थी तो संस्कृत में श्याम का अर्थ लोहा हो सकता है शायद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है बी, श्याम अयस्क। लोहित अयस्क, तांबे को लोहित अयस्क बोला जाता था, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यों के लिए सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो अभी हमने नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था जिसमें पूछा गया था कि सबसे चर्चित नदी कौन सी थी ऋग्वेद में। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। तो आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी सिंधु नदी, सी यमुना नदी, डी सरस्वती नदी। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है डी सरस्वती नदी, यानी कि सबसे जो पवित्र नदी मानी गई है आर्यों के द्वारा वो है सरस्वती नदी। अगर सबसे चर्चित नदी की बात करें तो वो सिंधु नदी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सबसे पवित्र पूछ रहा है तो सबसे पवित्र है सरस्वती। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एंड करते हैं इस वीडियो को एक बहुत ही ईजी से क्वेश्चन से, जो आपको सभी को इसका ऑप्शन आंसर पता होगा। तो वैदिक काल कितने ईसा पूर्व माना गया है, यानी कि वैदिक काल की जो तिथि है वो कितनी पुरानी है, यानी कितने समय पहले वैदिक काल रहा होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 500 से 1000 ईसा 5000 से 1000 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 1500 से 600 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन है डी 2500 से 2550 से 1750 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका सभी को आपका इसका आंसर पता होगा, ये सब सबसे पहला पॉइंट ही था हमारे वीडियो का। तो इसका सही ऑप्शन है सी 1500 से 600 ईसा पूर्व, जो कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक काल ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक काल कुल मिलाकर 1500 से 600 ईसा पूर्व पुराना हो जाता है, इसका सही ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी PDF डाउनलोड करनी है, जितने भी हमारे वीडियोस आने वाले हैं या आ चुके हैं उनसे रिलेटेड भी कोई भी PDF आपको डाउनलोड करनी है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप फ्री में इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस सीरीज़ का लूसेंट जीके की सीरीज़ का पहला वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस किया था, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।